ओके, स्टार्ट किया जाए। आज लेक्चर नंबर 5 हीट ट्रांसफर। अभी हम पढ़ रहे थे, अब तक हमने 4 लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कंडक्शन क्या है, कंडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना क्या थे, कि लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, एंड व्हाट इज द थर्मल conductivity in terms of equivalent. Okay, and we have seen also electrical analogy with thermal conduction. Okay, अब उसको कंप्लीट करने के बाद अगला अपना टॉपिक है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। ठीक, तो इसका मैं पहले टारगेट बता रहा हूँ कि हमें समझना क्या है, करना क्या है, उसके बाद हम इसमें अंदर चलेंगे। ठीक है, तो समझिए, मान लीजिए तालाब है, बहुत गहरा तालाब है। तालाब गहरा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी है। तो किसी लेक की बात कर रहे हैं या तालाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पानी है। ओके, अब मान लो कि ऊपर जो एयर है, हवा है, हवा है ना ऊपर, एयर मॉलिक्यूल, हवा रही, उसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 0। 0 हुआ तो क्या होगा, ये एयर इसके कांटेक्ट में है, तो कुल मिलाकर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिससे यहाँ पर बर्फ यानी कि आइस जो है वो जमने लगेगी, आइस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आइस का लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा लेयर बनेगा? मान लो ये ऐसा लेयर बना, कितना पतला सा लेयर बना एक। ठीक है, ये पतला सा लेयर इतना सा 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये कितना लेयर बना? बहुत ही छोटा सा पतला सा है। मान लो इसका थिकनेस कितना है, dy, बहुत छोटा सा ना, dy मान लिया। और कितने टाइम में बना? और बहुत छोटा सा, तो छोटा सा ही समय लगना है, तो dt समय में बना। ठीक है, अब क्या हुआ कि वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, बदलता रहना ही उसकी फितरत है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया, लेट से -3 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। अब और बर्फ मिल जाएगी आपको, और आइस मिलेगी, तो मान लो इतनी बर्फ जम गई। ठीक है, सही है। अब ये एक साथ तो बनी नहीं होगी ना, एक साथ नहीं बनी है पूरी लेयर, धीरे धीरे बर्फ कोई ऐसे बनना स्टार्ट होती है लेयर, है ना। अब मैंने देखा अभी कि पहले कितनी लेयर बनी थी, dy, कितने टाइम में, dt टाइम में, यानी कि रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन, रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन क्या होगी, dy बाई dt कह सकता हूं कि dy बना इन dt टाइम, दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। समझे? यानी कि छोटे से टाइम इंटरवल में कितना आइस बना है, कौन सी रेट से बन रहा है, वो क्या है, ग्रोथ ऑफ आइस, यानी कि उसके ग्रोथ करने का रेट है। जैसे गाड़ी चल रही है, पहले मैंने 10 की स्पीड बढ़ाई, फिर 20 की स्पीड बढ़ाई, पहले 10 की स्पीड, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, यानी कि मैं 20 से 40 जा रहा हूँ, 40 से 60, 60 से 80, तो ग्रोथ रेट कितना है स्पीड का? 20, यानी कि हर बार मैं 20 से बढ़ा दे रहा हूँ। समझे? तो इस तरह से हमें भी इस टॉपिक में क्या करना है कि आइस के ग्रोथ करने का रेट क्या है, हमें वो फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है तो हम आते हैं सीधा पॉइंट पर, स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 5। अब हम बहुत स्टार्टिंग से चलेंगे और बहुत गहराई से इसे समझेंगे भी। वो थ्योरेटिकल पॉइंट है, लिख लेना, उसे मैं समझा दूंगा कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट किया जाए। एनोमलस एक्सपेंशन, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ऐसा हमने पढ़ लिया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में। क्या कहता है? ये कहता है कि वाटर जो है, जैसे इन शॉर्ट कोई भी जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और बढ़ता भी है फॉर एनी लिक्विड। लेकिन पानी के लिए, वाटर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट? ये था कि अगर लिक्विड में हम पानी की बात करते हैं
तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन एक सिचुएशन के साथ। क्या सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि अगर मैं इधर लेता हूं वॉल्यूम, इधर लेता हूं मैं टेम्परेचर। ओके, लेट सपोज यहां पर है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर के लिए वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, ये वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि वाटर के लिए ये चीज वैलिड है आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस टू हायर टेम्परेचर। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से कम आने पर इस ग्राफ को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं जाता है। एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि ग्राफ नीचे नहीं जाकर के ऊपर चला जाता है, यानी कि टेम्परेचर उल्टा कम किया हमने, 4 से नीचे आए, नीचे आने पर उल्टा वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। ये है अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर। कैसा बिहेवियर है? दैट इज द अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर। यानी कि ये बहुत ही अलग तरह का बिहेव करता है, और अलग तरह का बिहेव करता है इसी वजह से हमने इसे पढ़ा था एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में पढ़ा था। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की कहानी यह है कि इसको हमें समझना है। सबसे पहले तो ये कि आइस बनती कैसे है, मैं थोड़ा सा वो रिकॉल करवा दे रहा हूं, वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी याद करने में बुराई क्या है ना? तो याद कर लेते हैं उससे। हमने देखा था कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ अभी कुछ ऐसा आता है, और ये ओके। तो ठीक 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जो है वो क्या है? मिनिमम है। ओके, मतलब वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम वॉल्यूम रखता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या है इसका? मिनिमम है। तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। दैट्स ओके। अब फोकस करना 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर हम बात कर रहे हैं, और यहां पर मैं एक लेक बना देता हूं या तालाब बना देता हूं, जो भी आप समझे। ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पानी है ना? चलिए, अब 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब इस पूरे वाटर सरफेस का अगर हम कहते हैं कि यहां पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, लेट्स से, ठीक है, तो इसको पता चला सबसे पहले ऊपर वाले लेयर को भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हमने माना। ठीक है, तो उस केस में उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक करके रहेंगे, एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, तभी तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी। जैसे एक ही रूम में 10 लोगों के रहने की जगह 30 लोगों को ले आए तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वो चिपक के खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ज्यादा होना है, तो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल कहां से आएंगे? नीचे से, नीचे वाली सरफेस से आएंगे। ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक विल राइज फॉर द टॉप सरफेस। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गए, ये नीचे से ऊपर पहुंचे, तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नीचे से आए, तो जनसंख्या बढ़ गई मतलब डेंसिटी बढ़ गई। तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए ये काम होता है। ठीक है, और डेंसिटी बढ़ना जरूरी था, क्योंकि ग्राफ क्या कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी मैक्सिमम है। चलिए,
अब देखो, अब मैंने टेम्परेचर डाउन किया, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस पर आए, 3 से 2 डिग्री सेल्सियस पर आए। ओके, अब क्या होगा? अब इस ग्राफ पर फोकस करो कि आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस 3 पर वॉल्यूम क्या होना है? बढ़ना है। 2 पर भी वॉल्यूम बढ़ना है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी? फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो डेंसिटी और क्या हो गई? कम हो गई। तो अब 4 डिग्री सेल्सियस अगर नीचे आएगा टेम्परेचर, तो इसकी डेंसिटी कम होने लगेगी। चलिए, अगर होने लगेगी तो अब क्या होगा? डेंसिटी कम करवाना है, मतलब जो जनसंख्या ज्यादा है लोगों की, जनसंख्या ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर, उनको कहाँ आना पड़ेगा? नीचे, ठीक है। तो अब ये बहुत से लोग चुपचाप नीचे आ गए कि भाई ऊपर अब अपना काम नहीं रहा, नीचे चलो, ठीक है। नीचे आ गए, वापस नीचे आए। अब ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम और बढ़ गया और डेंसिटी और कम हो गई। सही है, 0 डिग्री सेल्सियस पर और कम हो गई। तो ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर अब क्या होगा? आइस बनना स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? आइस का बनना स्टार्ट होगा। तो एक छोटी सी लेयर बन जाएगी यहाँ पर। ये लो, ऐसी बना दी हमने। सही है। तो ये छोटी सी आइस की एक लेयर बनी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, अब पहले था क्या? पानी था। पानी कन्वर्ट हुआ किसमें? आइस में, एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ गया विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, है ना। सबसे पहले वो क्या करेगा? अपने स्टेट को चेंज कर लेगा, हाँ या ना? अरे स्टेट तो चेंज हुआ ना। अगर पानी आइस में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन स्टेट चेंजेस। ओके, सो ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट, रिक्वायर्ड हीट कितनी है? रिक्वायर्ड हीट, लेट्स से हीट रिक्वायर्ड, Q रिक्वायर्ड। फेज चेंज हो रहा है, यानी कि पहले वाटर था, आइस में गया, टेम्परेचर सेम रहा। कौन सी हीट कम आएगी? लेटेंट हीट, है ना। मान लो m मास अगर कन्वर्ट हुआ है, तो m हमने माना है, ठीक है, m ग्राम, ओके। L क्या है? L लेटेंट हीट है। इसे कह दो भैया इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या कह देंगे? इक्वेशन 1 कह देंगे। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की कहानी, dq इक्वल टू क्या आया? रिक्वायर्ड हीट आ गई, q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू m इंटू n। ओके, चलिए, अब हम बहुत अच्छे से इसको डील करना चाहेंगे। जैसे ये लेक है या पॉन्ड है, ये पानी, ठीक है, कंप्लीटली विजुअलाइजेशन पर डिपेंड है और समझेंगे आराम से, बेफिक्र है। तो ठीक जैसे ही ये है तालाब या झील, जो भी है, उसके ऊपर क्या है? एयर मीडियम, यानी कि एटमॉस्फेयर है, वेदरिक कंडीशन है, ठीक है। तो ऊपर है एयर मॉलिक्यूल्स, ओके। अब पहला कंडीशन, इफ temperature of the air, if the temperature of the air molecules is -θ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर
पहले जब 0 था तब तो क्या हुआ, छोटी सी एक लेयर बनी थी, छोटी सी एक लेयर बनी। ओके, ये छोटी सी एक लेयर बना दी, इसको थोड़ा और यहां तक जा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी एक लेयर बन गई। ठीक है, लेट सपोज dy thickness of the ice get deposited or get growth in time dt, कितने टाइम में, dt टाइम में। ठीक है, dt टाइम में हुआ ये सारा। अब देखो, अगर छोटा सा ही आइस बन रहा है तो उसके लिए जो लेटेंट हीट होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, फॉर स्मॉल थिकनेस ऑफ लेयर dy ऑफ आइस, डी क्यू रिक्वायर्ड, कि भाई हीट जो चाहिए वो भी क्या है, स्मॉल है, बहुत ही कम। ओके, यहां पर एक अजम्पशन लिख लेंगे, इफ dy is the thickness of, if dy is the growth of ice in dt time, growth of ice in dt time। ठीक है, तो स्मॉल के लिए हीट रिक्वायर भी स्मॉल होगा, तो स्मॉल जो भी है कर लेंगे इसे। अब आगे, अब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, आगे आगे ये करते हैं कि मास को क्या लिखा जा सकता है, डी क्यू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लेटेंट हीट। ठीक है, इंटू लेटेंट हीट। ओके, डेंसिटी, मास किसका, जिसका मास आपने लिया है, मतलब मास कौन सा है, वाटर का है। ठीक है, वाटर यानी कि यहाँ पर, तो डेंसिटी भी उसी का होगा। ठीक है, चलिए ओके। तो अब आगे वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को लिख सकते हैं आप एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और ये लेटेंट हीट। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, एरिया इंटू लेंथ इंटू लेटेंट हीट हो गया। चलिए अब क्या करें, अब ये कि आपने कितना लेंथ डिपॉजिट करवा दिया, dy, तो लेंथ कितना आ जाएगा, dy रो, एरिया है किसका, लेक यानी कि झील का, तो वो एरिया मान लो a, और लेंथ कितना dy इंटू l, l लेटेंट हीट, याद रखना ऐसा ना हो कंफ्यूजन कर लो। फिर से बता रहा हूं, आइस बनना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जैसे ही आइस बनेगा, आइस बनते ही स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज के लिए फॉर्मूला ये, लेकिन जो आइस बनी है बहुत ही स्मॉल थिकनेस की बनी है, तो उसके लिए जो हीट चाहिए बहुत ही स्मॉल चाहिए होगी, क्योंकि स्मॉल टाइम dt में ही बनी है, ऐसा हमारा अजम्पशन है। तो dq हमने कह दिया, मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और एरिया ये पूरा रहा, ये पूरा एरिया, ये पूरा लेंथ। ठीक है, इतना लेंथ मान लिया कि बढ़ गया। ठीक है, यहां तक ठीक। ओके, नेक्स्ट इसे कह देते हैं इक्वेशन 1, हो गया। चलिए अब इसके बाद इसको मिटा दे रहा हूं, नाउ इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर, अब 0 से भी कम जाएगा तभी तो आइस की लेयर बढ़ना 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 स्टार्ट होगी, यानी कि ठीक 0 पर इतनी ही बन गई, खत्म बात। ठीक है, अब क्या होगा, हम -1 में चले गए, -2 में चले गए, -3 में चले गए, तो क्या होगा, अब ग्रोथ बढ़नी होगी, अब आइस जो है, आइस की लेयर जो है उसकी थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी। ओके, तो क्या लिखेंगे, लेट सपोज मैंने जो लिखा दिया था पहले ही, क्या, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज -θ°C, ओके, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज -θ°C, ओके, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अब
इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, है ना। सो देन मोर आइस विल ग्रोथ, मोर आइस विल ग्रो। ठीक है, कितना समझे। अगला, आइस बढ़ने लगेगी, तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, जब ये टेम्परेचर हो गया तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो किसी टाइम टी पर इसकी लेयर कितनी बढ़ गई। ठीक है, पहले ऊपर इतनी थी, अब ये इतनी बढ़ गई, इतनी लेयर बन गई। ठीक है, ये पूरा है आइस। ठीक है, तो मान लेते हैं पूरा कितना बन गया, वाई, पूरी थिकनेस कितनी हो गई, वाई हो गई। नाउ एट एनी इंस्टेंट, लेट सपोज at any instant t, the thickness of the ice layer is y। खास बात याद रखना, जब ये यहाँ y माना है, या फिर उल्टा कहूं, यहां अगर dy माना तो यहां y ही मानेंगे। यहां अगर मैं dx मान लेता तो यहां मैं x मानता, यानी कि कोरेस्पोंडिंग वेरिएबल मानना है। अगर मैं कहता यहां dz तो यहां z मानते, ताकि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आगे जो आएगा वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लेट सपोज एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम t पर, यानी कि टेम्परेचर हो गया -5, फिर मैंने आधे घंटे बाद देखा यहाँ अब तो काफी लेयर जम गई, धीरे धीरे जमती है। ठीक है, तो लेट सपोज एट एन इंस्टेंट टी द थिकनेस ऑफ आइस लेयर इज y। अगर थिकनेस ये है तो अब देखो बात ये हो गई है कि इसको मिटाएं इधर से, कि यहां पर टेम्परेचर है -θ डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, ठीक जहां पर आइस है, आइस के नीचे का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जहां पर आइस बनना स्टार्ट हुई थी, तो उसके ठीक नीचे वाला जो पानी का सरफेस वो क्या होगा, 0 पर होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये पूरा आइस बना, इसकी थिकनेस कितनी, y है, यहाँ टेम्परेचर कितना, 0 है, यहाँ कितना, -θ है, -θ है। तो मुझे बताओ हीट कितना ट्रांसमिट होगा या कितना ट्रांसफर होगा, ड्यू टू कंडक्शन, ओके। तो हीट बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन, so heat transferred by means of conduction तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा Q dQ इज इक्वल टू, अगर ये सारा काम देख तो के थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है, एरिया है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, 0 माइनस थीटा। ठीक है, अपॉन लेंथ कितना, y, और टाइम कितना, dt। ठीक है, क्योंकि dt टाइम में ही ये हीट ट्रांसफर भी करना है। ठीक है, तो ये dq जो कंडक्शन के कारण जा रहा है। चलिए मिटा दें इसे। ओके, तो dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, k a थीटा dt अपॉन y। ये हो गया ये इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब देखिए, इतनी हीट चाहिए थी किसको, आइस को कन्वर्ट होने के लिए, कौन देगा, ये देगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर इक्वल, तो ये सप्लाइड लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि अब क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा मैंने? डायरेक्ट ये मैंने लिखा नॉन स्टेडी हीट ट्रांसफर के लिए, सही है ना, नॉन स्टेडी हीट ट्रांसफर के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? सप्लाइड, ये भी dq का वैल्यू, ये भी dq का वैल्यू है, तो रो ए डी वाई इंटू एल इज इक्वल टू के ए क्यू, क्यू नहीं थीटा है ये, और डी टी अपॉन वाई। ओके, चलिए अब क्या करेंगे? अब इसे इंटीग्रेट करना होगा हमें। क्यों? क्योंकि dx dy ऐसा कहीं भी दिखाई दे तो उसकी जगह क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। चलिए तो क्या करें? इंटीग्रेट करते हैं। देखो दो वेरिएबल हैं, एक dy और एक dt। तो y के जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको एक तरफ ले आओ, ये y है, इसको एक तरफ लाओ, y dy, ठीक है, और बाकी सब कांस्टेंट को दूर भेज दो, के ए थीटा अपॉन रो ए एल। एल क्या है? लेटेंट हीट है, लेंथ मत समझ लेना ऐसे, और ये dt, ठीक है। तो देखो आइस लेयर ये थी, हमने कहा था छोटी सी जो आइस लेयर बनती है उसमें dy थिकनेस dt समय लगता है, सही है। फिर हमने कहा अगर y लेयर बनी है y थिकनेस की तो उसमें टाइम लगेगा कितना? t समय, t सेकंड लगेगा। तो देखो जब कुछ भी नहीं बना होगा, जब जीरो बना है, जीरो यानी कि आइस है ही नहीं, तो समय भी क्या था? जीरो। जब y बन गया, y थिकनेस बन गई तो टाइम कितना लग गया? t सेकंड। यानी कि इन ऑर्डर sorry, for the growth of the y thickness of the ice, okay, for the growth of ice of thickness y, of thickness y in t second, क्या करेंगे? इंटीग्रेट कि भाई y dy के ए थीटा अपॉन रो ए एल डी टी। समझो जीरो से स्टार्ट हुए, पहले कोई नहीं थी, फिर हमने y तक ले जाना है, जीरो समय लगा स्टार्टिंग में और अंतिम में t सेकंड लगा। तो अब इसे क्या करना है? कंप्लीटली इंटीग्रेट कर देना है। करें? चलिए तो इंटीग्रेशन के नियम आपको याद होने जरूरी है। क्या है नियम? नियम कानून ये है कि कांस्टेंट को बाहर रखना है और बाकी जो इंटीग्रेशन करने लायक है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इनडेफिनाइट कांस्टेंट आएगा एक, है ना, जिसकी वैल्यू हम गिवन कंडीशन से फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट दी है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं, ये हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो देखो x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, ये 0 से y, ओके। अब के ए थीटा ये तो कांस्टेंट है, रो ए एल ये पूरा ही कांस्टेंट, dt और कोई टाइम है क्या? यहाँ पर टाइम का कोई फंक्शन है ही नहीं है। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t। कहाँ से कहाँ? 0 से t। अब 1/2 को बाहर ले लो या फिर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के ए थीटा अपॉन रो ए एल ए टी माइनस 0। ओके, तो हमें क्या निकालना था? समय निकालना था, समय ही निकालना था क्या? जी हाँ, समय ही निकालना है। तो देखो y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के ए थीटा रो ए एल टी, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रो ए एल वाई स्क्वायर अपॉन 2 के ए थीटा।
यानी कि किसी भी लेक पर, झील पर, क्या कि अगर y थिकनेस का क्या बनाना है, आइस बनाना है, तो उसमें या फिर आइस बनेगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा, t सेकंड लगेगा, जबकि थीटा ये हो। ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसे आराम से। यानी कि y सेंटीमीटर का आइस डिपॉजिट होने में इतना समय लगता है। तो यहाँ तक पहुंच गए हम। इसमें एरिया से एरिया काटना भूल गए थे, ये लीजिए काट दीजिए इसे। t इक्वल टू रो एल बाई स्क्वायर अपन 2k थीटा। ठीक है, ओके। ये थी अपनी इक्वेशन 1 और 2। पहला रिजल्ट तो वो आया। इनमें से देखो एक रिजल्ट और आ सकता है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करो फिर से। रो डी वाई ए एल इज इक्वल टू के ए थीटा डी टी अपॉन वाई। ए से ए तो काट दो, ठीक है, पहले ही काट देना चाहिए, नहीं काटा। डी टी को इधर लाओ, डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के थीटा अपॉन रो एल वाई। सही है ना। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू के थीटा अपॉन रो एल वाई। मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमें क्या निकालना था, डी वाई बाई डी टी, और यही क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस। तो इस तरह से हमने रेट ऑफ ग्रोथ आइस का निकाल लिया। चलिए अब और आगे बढ़ा जाए। आगे ये है कि अभी हमने देखा कि जब वाई थिकनेस का आइस आपको डिपॉजिट करवाना है या इतना बड़ा लेयर बनाना है लेक में, तो टाइम कितना लगता है, टी। सही ना। रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। ओके, प्रोवाइडेड 0 ये माइनस थीटा। अगर मुझे वही थिकनेस 2y करना है, कितना टाइम लगेगा ये पता करना है। थिकनेस 2y करना है, y नहीं 2y। तो 2y करना है तो देखो क्या आ जाएगा। मान लो टाइम लगा t1 लगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये रो एल। अब y कितना है, 2y का स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। तो t1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। ये फिर से आ गया क्या, t का ही वैल्यू आ गया। यानी कि 4 गुना समय लगेगा पहले का। कितना समय, 4 गुना समय लगेगा। पहले अगर 1 सेकंड लग रहा था y में, तो अब कितना लगेगा, 4 सेकंड डबल करने में। और आगे बढ़ते हैं, देखोगे। अब अगर कहा जाए कि 3 गुना करना है, इन ऑर्डर टू ट्रिपल द थिकनेस ऑफ द आइस, ट्रिपल करना है। ट्रिपल बातों से ही नहीं होता है, ये सही है कि नहीं, फॉर्मूले में करना आसान है। तो T2 कह देते हैं इसमें समय जो लगा, रो एल 3y का स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। 2 से 2 काट दें, नहीं काटेंगे, काटा ऐसे नहीं ताकि t बन जाए, ताकि तो पहले वाले t की फॉर्म में ले आए आंसर। ठीक है, रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। ये फिर से देखो क्या बन गया, t। यानी कि केवल y बढ़ाना था तब तो लगा t सेकंड, दुगुना करना है 4 गुना लगेगा समय, 3 गुना करना है समय 9 गुना हो गया। यानी कि जैसे जैसे आपको थिकनेस बढ़ानी है किसकी, आइस की, तो लगने वाला टाइम भी क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा। इससे पता चलता है आइस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इससे क्या पता चलता है कि वो जल्दी से हीट ट्रांसमिट नहीं करता है, काफी समय लेता है आइस बनने में। ठीक है ना। तो आइस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर पूछ ले कि इनका रेशियो बताओ, वाई थिकनेस है ना, वाई 2y 3y करने में, तो रेशियो भी बता सकते हैं। क्या आ जाएगा रेशियो, रेशियो ये आ जाएगा कि थिकनेस अगर y रखना है, 2y रखना है और 3y रखना है। y रखना है तब टाइम
टी लगा, इसमें T1 लगा 4T, इसमें T2 लगा 9T। तो बताओ रेशियो क्या हो गया, T रेशियो T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 1:4:9। सही है, यानी कि 1:4:9 इस रेशियो में चलेगा। अच्छा, अगर ये हो गया है, अब सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा जाए ऐसा कि सीधा नहीं पूछे कि देखो पहले जो लेयर थी उसकी थिकनेस थी 0, 0 से आपने y की, ठीक है। तो 0 से y करने में, 0 तो वो 0 ही है, 0 करने में कोई समय लगता है क्या, नहीं, 0 सेकेंड। y करने में कितना लगा, t सेकेंड, सही है ना। तो टाइम इंटरवल कितना लग गया, डेल्टा t इज इक्वल टू टी। ओके, अब मुझे बताओ y से 2y करने में कितना लगा, y करने में लगा था t, 2y करने में कितना लगता है 4t, 2y करने में कितना लगता है 4t। तो बताओ टाइम इंटरवल कितना लगा, डेल्टा t1 कह देते हैं इससे, है ना, 3t लगा। ओके, 2y से 3y करने में कितना लगेगा, 2y पर कितना लग रहा है, 2y पर लग रहा है 4t, 3y पर कितना लग रहा है 9t। तो बताओ डेल्टा t2 कितना आ गया, 9 में से 4 चला गया 5t। अब इनका अगर रेशियो पूछे तो क्या आएगा, 1:3:5। पूछने का तरीका बदल गया बस, है ना। चलिए, लिखा इतना, एक और इसमें बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखो T इक्वल टू रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। अगर कह देता है क्या कि मुझे y1 थिकनेस तक जाना है, तो बताओ टाइम कितना लगेगा फॉर y1 थिकनेस, टाइम t1 इज इक्वल टू कितना, रो एल y1 स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। फॉर y2 थिकनेस, अगर कहता कि y2 के लिए मुझे जाना है, रो एल y2 का स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। अब और घुमा दिया कि मान लो मुझे y1 से y2 जाना है, कि पहले y2 थी, सॉरी y1 थी, यानी कि पहले स्टार्टिंग में थिकनेस कितनी है y1 है, अब y1 से कहाँ जाना है y2। तो टाइम कितना लगेगा, यू कैन डायरेक्टली राइट कि इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2k थीटा। चलिए लिख लीजिए, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके। अगला एक सवाल देखें, इसमें कहा गया है भाई कि हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस निकालना है। देखिए, एक कंटेनर है जिसमें वाटर हैज बीन आउटडोर्स इन कोल्ड वेदर until 5 सेंटीमीटर, एक पानी का कंटेनर है। तो ये पानी का कंटेनर ठंडे मौसम में उसे बाहर रख दिया है तब तक जब तक कि 5 सेंटीमीटर की एक आइस की लेयर ना बन जाए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ओके, यानी कि y कितना 5 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻2 मीटर में। अब अगला, द एयर अबव द आइस इज एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आइस है, इसके ऊपर -10 डिग्री सेल्सियस है और नीचे पानी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आइस के ठीक नीचे वाले का टेम्परेचर कितना होता है, 0 ही होता है, ओके। तो हीट सप्लाई ड्यू टू कंडक्शन कितना आ जाएगा भाई, Ka 0 - 10 और dt टाइम में, है ना, अपॉन y कितना, y तो यही है। तो सीधा सा मैं ये कॉल करवा देता हूँ, है ना। देखो डायरेक्ट याद दिलाता हूँ, डी क्यू सप्लाई क्या था, Ka 0 - थीटा 0
माइनस माइनस थीटा डी टी अपॉन वाई। दूसरा डी क्यू इक्वल टू आया था एम इंटू एल, एम को लिखा था रो इंटू ए इंटू लेंथ किया था डी वाई इंटू एल। दोनों को क्या किया था, इक्वल किया था। ठीक है, इक्वल कर दो, इक्वल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, रो ए डी वाई इंटू एल। सही है, चलिए इसे भी मिटा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो के ए थीटा डी टी अपॉन वाई, डी वाई ओवर डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ही पूछा है, खत्म हो गया सवाल। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए थीटा, ए से ए कैंसिल, के थीटा अपॉन रो एल वाई। सही है, तो देखो y दिया है कितना, y दिया है, सोल्व कर लेते हैं। आंसर सेंटीमीटर पर आवर में लाना, ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आसान सवाल बनते हैं, केवल लैंग्वेज थोड़ा सा अलग सा दिख जाता है कई बार, और कुछ नहीं। है ना, चलिए, तो y है कितना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आइस का थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, so that comes out to be 1.7 watt per meter Kelvin. Okay, that is okay. डेंसिटी दिया है, सारा सब कुछ दिया है। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस का डेंसिटी दिया है, तो लिख दो, एक बार लिख देते हैं, लिखने में हर्ज ही क्या है। और लेटेंट हीट है 339 जूल पर ग्राम। अब देखो सारी चीजें सही है, मीटर में है, किलोग्राम में, ये ग्राम में। क्या करेंगे, ग्राम को कन्वर्ट करो पहले किलोग्राम में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 किलोग्राम हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर 3। सही है, तो इसे 339 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम में लिखिए। ठीक है, चलिए डी वाई बाई डी टी, लेंथ अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी ही होती है, वही इसने पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ही पूछा है ना। चलिए, तो के थीटा अपॉन रो एल वाई हमने अप्लाई करना है। तो डी वाई बाई डी टी के थीटा अपॉन रो एल वाई, के की वैल्यू कितनी है, 1.7 इन वाट पर मीटर केल्विन है, ये मीटर केल्विन है। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि इनटू क्या था, थीटा था, थीटा अगर मैंने रखा 10, तो ये तो डिग्री सेल्सियस है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केल्विन में, क्योंकि ये डाटा किसमें दिया है, केल्विन में दिया है। ठीक है ना, अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो ये डिग्री सेल्सियस में ही रख लेते। ठीक है, चलिए, या फिर आपकी ज्यादा टेंशन ना हो इसलिए मैं इसे डिग्री सेल्सियस ही कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, बस ध्यान रखना कि अगर केल्विन हो तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हाल फिलहाल हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके डिग्री सेल्सियस ही रख दिया। डेंसिटी 0.92 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट साथ में लिखने से क्या है, ये फायदा है कि पता चल जाता है कहाँ पर दिक्कत हो सकती है हमें। और लेटेंट हीट 339 इंटू 10 की पावर 3, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये है, तो डिग्री सेल्सियस खत्म हो जाएगा। अब देखो फाइनली डी वाई ओवर डी टी, वाई क्या है, लेंथ है, टाइम क्या है, सेकंड है, तो लेंथ जो है वो आएगा मीटर में और ये आएगा सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आएगा इसको सोल्व करने पर, है ना। तो 1.7 इंटू 10 अपॉन 0.92 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 339 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको पॉइंट को हटाया, ये आ गया 10,
ये भी पॉइंट हटाया, ये आ गया 100, ये हो गया कितना 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 खत्म हो गया, खत्म हुआ। अब इसी के साथ आगे बढ़ें और 17/92 समथिंग कुछ बच गया, तो इसको आगे हमें लेके चलना है। देखिए कैसे, तो ये आएगा 17/92 इंटू 339 इंटू 10 की पावर 4, ये मीटर पर सेकंड में आया है। हमें लाना आंसर सेंटीमीटर पर आवर में, तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक, अब सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो क्या करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, तो एक सेकंड में क्या हो जाएगा 1/3600 आवर, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई चल जाएगा। तो 17 इंटू 100 इंटू 3600 अपॉन 92 इंटू 339 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, 10 की पावर 4, 2 ये 4 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास बच गया 17 इंटू 36 अपॉन 92 इंटू 339। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर पर आवर। सही है, दिख तो रहा है इसमें, चलिए देखा। तो स्टूडेंट, तो इसके साथ ही अपना ये जो कंडक्शन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। कंडक्शन गेट्स कंप्लीटेड, नाउ वी विल फोकस ऑन द रेडिएशन पार्ट। ओके, कन्वेक्शन बहुत कम है अपने सिलेबस में, मुश्किल से कितना, एक पेज का मुश्किल से कहो है ही नहीं, वो भी मैं पढ़ा दूंगा फिर भी। ठीक है, कन्वेक्शन नहीं अपने 11 के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, रेडिएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस हमें करना होगा। तो इसके हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो लाइव क्लास में देखेंगे, अब इसका इतना ही पोर्शन रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन रहेगा, और तब तक के लिए कोई डाउट हो कुछ भी हो आप बता सकते हैं। चलिए, मज़े करते रहिए, पढ़ाई कीजिए।